हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। देखिए, अपना लेक्चर में शुरू करने से पहले सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर्स होने पर आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से आज 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट हुए हैं। अगर आप लोग साथ में हैं तो कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता। मुझे विश्वास तक नहीं था कि इतने दिन में मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे इतनी जल्दी। मुझे ये लगता था कि 500 कैसे होंगे, 500 करने में ही काफ़ी समय चला जाएगा, कैसे होंगे। बट आप लोगों का साथ रहा तो ये 1000 क्या, 1000 तो बस एक शुरुआत है, आगे और भी ऐसे 1000 देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बस आप लोग बस मेरा साथ देते रहिए और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सीआरपीसी हमने स्टार्ट किया है। सीआरपीसी में मेरा पहला लेक्चर हो चुका है। जिस स्टूडेंट ने यदि पहला लेक्चर ना देखा हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट मेरी है कि आप सबसे पहले मेरा पहला लेक्चर देखिए। इसको पहले मत देखिएगा, पहले पहला लेक्चर देखिए, क्योंकि किसी भी वीडियो आप किसी का लेक्चर सुन रहे हैं, कहीं आप कोचिंग क्लास करने जा रहे हैं या कहीं क्लास करने जा रहे हैं, उस जो स्टार्टिंग का पहला दिन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी उस पहले दिन को मिस मत करिएगा। जैसे अधिकतर लोग कहते हैं, हम लोग भी मिस किए हैं, कोचिंग में जाते थे तो ये कहते थे कि अरे ये तो पहला दिन है, ये ऐसे ही बताएंगे सर, इधर उधर की बात बताएंगे, पढ़ाई उड़ाई होगी नहीं। मगर यहीं हम गलती करते हैं। वो पहला दिन सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है, जिसमें आपको ये पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, वो चीज़ें बताई जाती हैं। वो अलग बात है कि भले ही उस सिलेबस में क्या है, कैसे ये चीज़ ना बताई जाए, मगर वो टॉपिक, वो चीज़ें, वो जो भी बताएंगे वो इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए पहली क्लास कभी मत छोड़िए। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पहला लेक्चर मैं दे चुका हूँ उसको प्लीज़ जो नए लोग होंगे वो पहले वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे, क्योंकि न तो ये वीडियो कहीं जा रही है, न तो मैं कहीं जा रहा हूँ, न तो आप लोग कहीं जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सीआरपीसी में देखिए, पहला वीडियो जो था हमारा वो इंट्रो पे था। उसमें हमने इंट्रो दिया था और उसके साथ ही साथ मैंने क्या बताया कि सेक्शन 1 को बताया था। टाइप्स ऑफ लॉ हमने बताया था, पहले लेक्चर की बात कर रहा हूं मैं। टाइप्स ऑफ लॉ हम लोगों ने पढ़ा, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ पढ़ा था हमने, फिर सेक्शन 1 को हमने देखा था, जिसमें 3 चीजें बताई गई थी: संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ। याद है आप लोगों को? याद ही होगा। चलिए, तो संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ, ये 3 चीजें बताई गई थी। आज हमें जो पढ़ना है वो डिफिनीशन क्लॉज पढ़ना है। ठीक है, तो डिफिनीशन क्लॉज में भी हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 2 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा डिफिनीशन क्लॉज को, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं, डिफिनीशन क्लॉज एक वीडियो में मैं कवर कर सकता था, बट उसमें काफ़ी चीज़ें छूट जाती, हो ना पाता। ठीक है, और लंबी वीडियो बन जाती तो प्रॉब्लम आप लोग को होती, आप लोग देख नहीं पाते। तो इसलिए तोड़ तोड़ कर मैंने वीडियो बनाया है। पार्ट फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, फिर पार्ट सेकेंड में सेक्शन 2 को पूरा कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोशिश करूंगा कि आप समझ जाएं जो मैं यहाँ पे बताऊंगा डिफिनेशन क्लॉज में जो दिया गया है, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं जो हमको देख रहे हैं उसमें से कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो कि सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे होंगे एलएलबी के, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नए अभी आए होंगे, उनका पहला अटेम्प्ट होगा, कुछ ऐसे होंगे जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जो ब्रिलियंट होंगे, जो काफ़ी दिन से देते आ रहे हैं एग्जाम। तो हमें सबको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जो नए होंगे, जो कुछ नहीं जानते सीआरपीसी में, वो भी मेरा वीडियो देखकर कुछ तो जान ही जाएंगे। ठीक है, चलिए, नहीं भी जानेंगे, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करके मुझे बता दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, कोशिश करूंगा जवाब देने का। ठीक है, चलिए, डिफिनीशन क्लॉज। डिफिनीशन क्लॉज आपको पता होगा, ये सेक्शन 2 में बताया गया है। सेक्शन 1 हमने पढ़ा, अब सेक्शन 2 पढ़ना है। सेक्शन 2 क्या है? सीआरपीसी का डिफिनेशन क्लॉज, परिभाषा खंड। सेक्शन 2A हमें पढ़ना है। 2A में 2 चीजें बताई गई हैं, एक जमानती अपराध बताया गया है और दूसरा
अजमानती अपराध के विषय में बताया गया है। जमानती मतलब बेलेबल ऑफेंस और अजमानती मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, अब जमानती अपराध होता क्या है? जिसमें जमानत दी जा सकती है। ठीक है, जिसमें जमानत दी जाए वो जमानती अपराध। बट यही सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अजमानती अपराध कह दिया तो उसमें जमानत नहीं मिलेगी, मिलेगी, उसमें भी जमानत मिलती है। ठीक है, तो जमानती अपराध सबसे पहले आप ये समझिएगा, ये फर्स्ट शेड्यूल में है। पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में हमने ये आपको बताया था कि शेड्यूल बताया था कि ये 2 शेड्यूल होते हैं। एक फर्स्ट शेड्यूल में क्या था, अपराधों का वर्गीकरण बताया था हमने, और दूसरा शेड्यूल क्या था, प्रारूप था। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में हमने बताया था अपराधों के वर्गीकरण में जो पहला अनुसूची था उसमें कई स्तंभ थे, 6 स्तंभ हमने बताए थे। शायद आपको याद होगा, ना याद हो तो पिछली जो लेक्चर था उसका आपने अगर नोट्स किया होगा तो वो जरूर देख लीजिए। 6 पॉइंट हमने बताए थे अपराधों के वर्गीकरण में, ऐसे बांटा था 1 2 3 4 5 6, याद होगा। ठीक है, तो ये जो जमानती या अजमानती अपराध की बात हो रही है, ये कहां बताया गया है? ये स्तंभ 5 में बताया गया है, ये ध्यान रहे आपको। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है अपराध कैसा है, प्रथम अनुसूची में बताया गया है, क्योंकि यही अपराधों का वर्गीकरण करता है पहला शेड्यूल। ठीक है, और स्तंभ 5 में हमें देखने से यह पता चलता है कि वो जो अपराध है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। ठीक है, ये जानते रहिए। अब बात होती है कि जमानती अपराध किसे कहें, तो जमानती अपराध से ऐसा अपराध अपराध होता है जो प्रथम अनुसूची में जमानती क्या है, दर्शाया गया है, या अन्य विधि द्वारा उसे क्या किया गया है, जमानती बनाया गया है। तो ऐसे अपराध को जमानती अपराध कहेंगे। ठीक है, अब जमानती अपराध जो है यह व्यक्ति अधिकार स्वरूप मांग सकता है, ये उसका राइट है कि यदि किसी को बंद कर दिया गया है जेल में तो वो जमानत के माध्यम से छूट सकता है। ठीक है, उसका राइट है ये कि वो जमानत, और ये है कि जब बंद किया गया है तो उसको बताया जाए कारण कि उसको क्यों बंद किया जा रहा है, उसको वकील करने का अधिकार है, उसको जमानत पे छूटने का अधिकार है। ये समस्त राइट उस व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो ये चीजें कहां बताई गई हैं, ये सेक्शन 436 आप पढ़ेंगे, वहां जमानती अपराध के विषय में बताया गया है 436 में, ध्यान रहे। और चैप्टर का नाम अध्याय 33 चैप्टर 33 में जमानत का प्रावधान किया गया है। इसी में जमानती अजमानती अपराध के विषय में बताया गया है। देखिए, हमने यहां तक तो बता दिया कि आपको जमानती अजमानती पढ़ा तो रहा हूं मैं डिफिनेशन क्लॉज, मगर उसके साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा चीज जो है वो पढ़ते चलिए, आप उसको भी कवर करते रहिए। यहां आप पढ़ते रहेंगे तो इससे आपका क्या है, कुछ एक्स्ट्रा सेक्शन आपके कवर होंगे, कुछ आपके जो चैप्टर हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर नाम याद होने चाहिए वो भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, चैप्टर 33 में क्या है, जमानती अजमानती अपराध के विषय में बताया गया है। जमानती अपराध की बात की जाए तो ये सेक्शन 436 में बताया गया है। इसके साथ ही साथ एक केस आती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, जब भी कभी लिखने के लिए आ जाए जमानती के बारे में, जमानती अपराध या अजमानती अपराध के विषय में, तो इस केस लॉ का जिक्र जरूर करिएगा। मोतीराम वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य का मामला है। इसमें न्यायाधीश कौन थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम मत भूलिएगा। न्यायाधीश थे कृष्णा अय्यर, इनको नाम सुना होगा आप लोगों ने, कृष्णा अय्यर। इन्होंने ये कहा था कि जो जमानत है वो एक नियम है, जबकि कारागार क्या है, एक अपवाद है। ठीक है, जमानत एक नियम है जबकि कारागार क्या है, एक अपवाद है। ये जस्टिस कृष्णा अय्यर द्वारा कहा गया था। तो ये चीज तो रही, देखिए, जमानती अपराध के विषय में। जमानती अपराध मतलब आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा कम गंभीर प्रकृति का अपराध, जिसमें आपको जमानत दे दी जाए, छूट मिल जाए कि भैया आप जाइए, जमानत पे आप चले जाइए, जब बुलाया जाए तब आप आइएगा थाने में। ठीक है, ऐसी चीजें होती है कि थोड़ा आप समझ लीजिए कम गंभीर प्रकृति का अपराध होता है जमानती से। अजमानती अपराध किसे कहेंगे?
अजमानती अपराधी वो होता है, जमानत से भिन्न जितने भी अपराध होंगे वो क्या होंगे, अजमानती अपराध। ठीक है, लिखा गया ना, अन्य अपराध अपराध है, अन्य मतलब इससे भिन्न अन्य अपराध जो है वो अजमानती अपराध की स्टडी में आएंगे। किस सेक्शन में, सेक्शन 437 में अजमानती से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, जब हम लोग वहां आएंगे तो उसको थोड़ा पढ़ लिया जाएगा। अभी फिलहाल आप यहां समझिए कि जमानती अपराध का है 436 से संबंधित है और अजमानती जो है ये सेक्शन 437 से संबंधित है। तो ये आपका सेक्शन 2A में जमानती और अजमानती ये हमने पढ़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन 2B क्या कहता है, आरोप के विषय में। चार्ज क्या होता है, आरोप। आरोप का ये तो एक तरीके से डिफिनीशन तो नहीं बताई गई, भले ही डिफिनीशन क्लास में रख दिया गया मगर उसको कायदे से डिफाइन नहीं किया गया आरोप को। आरोप में सिर्फ यह बताया गया कि आरोप के अंतर्गत आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो या आरोप का कोई भी शीर्ष हो, ये इतना बता दिया गया, जो लोगों को समझ में ही नहीं आता कि कहना क्या चाह रहे हैं। इतना टेढ़ा लिख देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि क्या कहना चाह रहा है, और वहीं बेरक्त बंद हो जाती है बच्चों की। चलो समझ में नहीं आया मुझे, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये कहे कि आरोप के अंतर्गत आरोप में क्या है, एक से अधिक शीर्ष हो सकते हैं या आरोप का कोई भी शीर्ष है, उसे हम आरोप कहेंगे। आरोप होता क्या है, पहले आप ये समझिए कि जैसे हम लोग जब इस स्कूल में पढ़ते थे, छोटे छोटे थे, तो ये कहते किसी ने पेंसिल चुरा ली या कुछ चुरा लिया, तो हम मैम या टीचर जो भी थी, जेंट्स या लेडीज़ जो भी थी, उनके पास हम जाते थे, कहते थे कि फला देखिए बच्चे ने हमारी ये चीज़ चुरा ली, पेंसिल चुरा ली, पेन चुरा लिया, रबड़ चुरा लिया। तो ये हम क्या करते थे, ये हम आरोप लगाते थे उसके ऊपर, उस लड़के के ऊपर क्या करते थे, आरोप लगाते थे। तो जब आरोप लगाते थे उसके ऊपर, तब उसको पता चलता था कि हाँ ये आरोप लगाया गया है, मेरे ऊपर पेंसिल चोरी का आरोप लगाया गया है। तब वो बच्चा क्या करता था जिसके ऊपर हम आरोप लगा रहे हैं, तब वो अपना बचाव करता था कि मैंने नहीं पेंसिल चुराई है, मैं उसके बैग तक तो पहुंचा ही नहीं, आप किसी से भी पूछ लीजिए। तो वो क्या कर रहा है, वो बचाव कर रहा है। तो वही चीज यहां पर है। ठीक है, जब कोई अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा घटित किया जाता है, होता है, किया जाता है, तो उस व्यक्ति को उसका जो अपराध है बताया जाता है कि फला फला आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं। जब उसके ऊपर यह बताया जाएगा तभी तो वो अपना बचाव कर पाएगा। तो यही चीज यहां बताई गई है। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझिए कि जैसे ये कह रहे हैं ना शीर्ष, अभी ये थोड़ा सा डाउट कर रहा होगा आपको कि आखिर शीर्ष क्या है। इंग्लिश में कहे तो हेड्स इसको कहते हैं, शीर्ष। आरोप में से एक से अधिक शीर्ष हो सकते हैं। मतलब क्या है इसका, कि जैसे ये आप समझ लीजिए, ये समझाऊं मैं आपको कि एक मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, यह क्या किए, किसी व्यक्ति के, मान लीजिए बी नाम के व्यक्ति के यहां गए, घर में घुस गए। ठीक, घर में घुसे, ध्यान रखिए क्या किया, आपराधिक अत्याचार, आईपीसी पढ़े हैं ना, आपराधिक अत्याचार किया, एंटर किया, आपराधिक अत्याचार किया। अब आइए, फिर क्या किया, अंगूठी पड़ी थी या सोना चांदी जो भी रुपया पैसा था ले लिया, चुरा लिया। क्या किया, चोरी किया। फिर क्या किया, फिर जैसे ही लेके चला, उसके मालिक आए, मारा एक घुसक खींच के बना के, दांत टूट गया उनका। ठीक है, सामने वाला सोने चांदी का गढ़ाए थे, वो टूट गया, उसको भी उठाया, भर लिया अपने झोली में। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो आपका मारा है तो हो गया घोर उपहति। समझिएगा क्या हो गया, घोर उपहति। इतना करने के बाद दूसरे दरवाजे से गया, छत से कूद गया, जाके क्या किया, गृह भेदन। ठीक है, गृह भेदन। अब ध्यान दीजिए,
यही ये चोर है व्यक्ति। क्या क्या किया? आपराधिक अत्याचार कर दिया, घर में घुसा, चोरी किया, मारा है, दांत टूट गया, घोरपहती कर दिया, और फिर क्या किया? इसको ऐसे करिए, गृहभेदन है, ध्यान रहे, और ये दूसरे दरवाजे से या छत से कूद गया, चला गया, भाग गया। क्या किया? गृहभेदन। तो आपराधिक अत्याचार, चोरी, घोरपहती, गृहभेदन। तो आरोप क्या क्या लगेगा? अब ये न्यायालय के समक्ष आएंगे तो आरोप ये लगेगा कि भाई इन्होंने ऐसे ऐसे चीजें की। अब जो मालिक है उसको थोड़ी ना आईपीसी पता है कि चलेगा कि बताएगा न्यायालय के समझ की हुजूर देखिए ये फला सेक्शन के अंतर्गत ये किया, फला सेक्शन के अंतर्गत, ऐसा तो नहीं है। वो लॉ का नॉलेज तो है नहीं उसको। भाई वो बस इतना कहेगा ना कि मेरे घर के अंदर आया, अंदर आने के बाद किया, क्या किया? चोरी कर लिया, सामान वामान रखा था, पैसा वैसा गहना वना रखा था, ये भी उठा ले गया। और इतना ही नहीं किया, मुझे मारा भी, कस के मारा, और जो मेरे सोने का दांत था उसको भी ले लिया और भाग लिया, दूसरी छत पर से कूद गया। ये कौन बता रहा है? वो मालिक बता रहे हैं जिसके यहाँ चोरी हुई, वो इतना बताएंगे। अब जब मामला दर्ज होगा तो फला फला सेक्शन के अंतर्गत होगा कि जिसने क्या किया? आपराधिक अत्याचार किया, फला सेक्शन के अंतर्गत। फिर क्या किया? चोरी किया, फला सेक्शन के अंतर्गत। फिर क्या किया? घोरपहती किया, फला सेक्शन के अंतर्गत। फिर क्या किया? गृहभेदन किया, फला सेक्शन के अंतर्गत। तो ये क्या हुआ? ये आप क्या कर रहे हैं? आरोप लगाए हैं कि ये चीजें इसने की है। तो यही क्या है? ये हेड्स हैं। ये क्या है? ये हेड्स हैं। कहा गया ना, आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, एक से अधिक शीर्ष है इसमें, ये चीजें, या आरोप में कोई भी शीर्ष हो सकता है कि भला खाली चोरी किया इसने या कुछ ऐसा एक चीज किया, ठीक है, तो कोई भी चीजें लगाई जा सकती हैं। तो यही चीज ये यहां पे कह रहे हैं। अब बात ये समझिए कि जो ये उद्देश्य है आरोप का, क्या है? आरोप का उद्देश्य क्या होता है? आरोप का उद्देश्य यह होता है कि आरोप का उद्देश्य क्या है कि अभियुक्त को विषय का ज्ञान कराना है। अभी जो मैंने बताया ना, स्कूल वाला जो एग्जाम्पल दिया कि भाई जब वो उपस्थित होगा न्यायालय की समझ, आप उसको आरोप बताएंगे कि ये आपके ऊपर लगाया गया है। ऐसा ना हो कि मकान जो जिसके यहाँ चोरी हुई कुछ और उल्टा सीधा आरोप लगा दे कि फला महिला को छेड़ा है इसने, जबकि ऐसा नहीं किया उसने, तब भी आप आरोप लगा दे रहे हैं, तब कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो यहाँ पे उसको बताया जाएगा कि आपने ये अपराध किया है उस व्यक्ति को, तभी तो जानकारी होगी उसको, और तब अपना बचाव वहाँ पे करेगा। ठीक है, तो यही आरोप के अंतर्गत, आरोप का मतलब ये है सिंपल भाषा में। अब आप समझ गए होंगे आई थिंक। अब देखिए आरोप कहाँ है? ये तो देखिए कहाँ गया? जमानती अजमानती कहाँ हमने बताया? ये आपका फर्स्ट शेड्यूल, ध्यान दे रहे हैं, फर्स्ट शेड्यूल। जबकि आरोप कहाँ है? आरोप आपका सेकंड शेड्यूल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, अनुसूची 2 में है आरोप का प्रावधान किया गया, और प्रारूप 32 में बताया गया है कि कैसे आरोप लिखा जाएगा, क्या होगा आरोप में। प्रारूप 32 हमने बताया था कि अनुसूची फर्स्ट, अनुसूची सेकंड, अनुसूची फर्स्ट जो है अपराधों का वर्गीकरण होता है, और अनुसूची सेकंड जो है वो प्रारूप के विषय में बताता है। तो ये क्या है? जो आरोप है ये अनुसूची 2 में है, प्रारूप 32। इसका नाम याद रखिए कि किस प्रारूप में है, संख्या याद रखिए कि प्रारूप 32 में है। और आरोप का प्रावधान किस चैप्टर में है? तो चैप्टर है 17, अध्याय 17। ठीक है, अध्याय 17 में आरोप का प्रावधान किया गया है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? आरोप के विषय में पढ़ा ये, फिर कहाँ कहाँ चीज़ें हैं ये, फिर उद्देश्य हमने पढ़ा कि क्या उद्देश्य है आरोप का, फिर क्या है कि एक लास्ट ये बचा कि आरोप का विवेचन जो है एक न्यायिक कृत्य होता है। ध्यान रखिए, आरोप हमेशा न्यायालय के द्वारा ही लगाया जाता है। कौन लगाएगा? ध्यान रखिएगा, मजिस्ट्रेट या लगा सकता है, या सक्षम न्यायालय के द्वारा ही आरोप का विवेचन किया जा सकता है। अर्थात जो व्यक्ति है वहां उपस्थित, उसके ऊपर जो आरोप लगाएगा, कौन लगाएगा? 2 में से कोई एक मजिस्ट्रेट या सक्षम न्यायालय द्वारा लगाया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। यहीं से आपके प्री के भी क्वेश्चन बनते हैं, मेंस के भी क्वेश्चन बनते हैं, और इंटरव्यू के भी क्वेश्चन बनते हैं। इंटरव्यू का क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं आता, यहीं से पूछा जाता है, इन्हीं सब चीज़ों में से। ठीक है, तो ध्यान से दिमाग खोल के
देखते रहिए और पढ़ते रहिए, इसलिए थोड़ा सा स्लो चलता हूं मैं कि समझ में आ जाए आपको। चले आगे। सेक्शन 2A कंप्लीट हुआ, सेक्शन 2B कंप्लीट हुआ हमारा। 2A में जमानती अजमानती, 2B में आरोप चार्ज। आइए नेक्स्ट 2C संज्ञेय। क्या है संज्ञेय? देखिए, जब आप संज्ञेय पढ़ेंगे तो उसके साथ असंज्ञेय पढ़िएगा, जोड़े के साथ पढ़ा जाता है, पेयर के साथ, अलग से ना पढ़िएगा कि 2C आपने पढ़ा, 2C में संज्ञेय है, उसके बाद 2L में असंज्ञेय को भी इसके साथ पढ़िएगा। संज्ञेय क्या है उसको देखते हैं। संज्ञेय का प्रावधान कहाँ किया गया, ये ध्यान रखिए, ये प्रथम अनुसूची में है और स्तंभ याद रखिएगा स्तंभ 4 में है। यहाँ क्या था, ये स्तंभ 5 में था, इसीलिए हमने कहा कि जो स्तंभ हमने लिखवाया है 1 2 3 4 5 6 जो करके उसको याद कर लीजिएगा कि पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है, 6 याद कर लीजिए। ये कभी कभी इंटरव्यू का क्वेश्चन भी बनता है, पूछ देते हैं कि बताइए कि 5वें में जो अनुसूची का जो 6 है उसमें सब 5वां क्या है, तो आपको वहाँ दिक्कत का सामना न करना पड़े तो अभी से ही प्रिपरेशन आप कर लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो संज्ञेय कहाँ है, संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध कहाँ बताए गए हैं, जो कि संज्ञेय होगा, कॉन्जुगल होगा या नॉन कॉन्जुगल ऑफेंस, ये कहाँ बताया गया है, ये प्रथम अनुसूची में बताया गया है। किस स्तंभ में, तो स्तंभ 4 में बताया गया है, ठीक है। जमानती अजमानती अपराध किस स्तंभ में, 5 में बताया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रथम अनुसूची स्तंभ 4 में बताया गया। अब देखते हैं संज्ञेय अपराध होता क्या है। संज्ञेय अपराध क्या है? संज्ञेय अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराध से है जिसे प्रथम अनुसूची में बताया गया है या दर्शाया गया है, या क्या किया, और ऐसा अपराध होगा संज्ञेय अपराध जिसे बिना वारंट के, जिसके अंतर्गत गिरफ्तारी की जा सकती है। ध्यान रखिए क्या मैंने कहा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। बिना संज्ञेय अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है, बिना वारंट, वारंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसमें, ध्यान रखिएगा। तो बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध आप समझ लीजिए इसी से कि थोड़ा उग्र प्रकृति का है, थोड़ा गंभीर प्रकृति का अपराध होता है संज्ञेय अपराध, इसलिए यहाँ वारंट की आवश्यकता, यहाँ किसी के परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। पुलिस अधिकारी तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ लेता है, इसलिए पकड़ लिया जाता है और इसलिए वारंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अपराध का रूप जो है वो उग्र रूप है और समाज में पहले से ही और अपराध, ऐसा अपराध न हो पाए या वह व्यक्ति ऐसा अपराध न करे उससे पहले ही उसको पकड़ लिया जाए। इसलिए यहाँ जरूरत होती है कि तुरंत पकड़ लिया जाए। ऐसा न हो कि पता चला वारंट के लिए आप जा रहे हैं, किसी से आज्ञा लेने जा रहे हैं कि चले हम पकड़ें या ना पकड़ें, तब तक वो अपना कांड कर जाए, ऐसा न हो, इसलिए ऐसा प्रावधान यहाँ किया गया है कि बिना वारंट के उसको अब गिरफ्तार कर लीजिए, ठीक है। तो ये होता है संज्ञेय अपराध। अब आप ये समझिए कि संज्ञेय अपराध से संबंधित प्रावधान कहाँ है, तो ये 154 में बताया गया है कि कोई भी संज्ञेय अपराध होगा उससे संबंधित जो रिपोर्ट होगी, कहाँ आप दर्ज करवाएंगे, कोई अपराध घट गया संज्ञेय अपराध से संबंधित, तो वो आप रिपोर्ट कहाँ दर्ज करवाएंगे, सेक्शन 154 के अंतर्गत आप रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वो से हम क्या कहते हैं, FIR कहते हैं, FIR कहते हैं। उस क्या FIR का मतलब है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं इसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संज्ञेय अपराध जो है वो 154 के अंतर्गत होता है। FIR हमेशा संज्ञेय अपराध में होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। संज्ञेय अपराध में FIR दर्ज होगी हमेशा संज्ञेय अपराध में, असंज्ञेय अपराध में नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 2L असंज्ञेय अपराध, अब यहां देख लेते हैं। सेम वही बात, प्रथम अनुसूची में इसको भी बताया गया है, स्तंभ 4 में इसको भी बताया गया है, ठीक, ये चीजें तो सेम है, बट जो सबसे बड़ा अंतर है कि यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, नहीं शब्द है, ठीक है। यहाँ क्या था,
यहाँ संज्ञेय मामले में बिना वारंट की गिरफ्तारी की जा रही है, बट यहाँ क्या है, यहाँ आपके वारंट की आवश्यकता पड़ती है। वारंट के साथ आप उसको गिरफ्तार करेंगे जब असंज्ञेय मामला होगा, ठीक है। और जब असंज्ञेय अपराध से संबंधित मामला है, आपको रिपोर्ट दर्ज करानी है, तो किस सेक्शन के अंतर्गत? रिपोर्ट सेक्शन 155 में दर्ज होगी, जिसे हम कहते हैं NCR, ठीक है, नॉन कॉन्जिबल रिपोर्ट, ठीक है। तो ये असंज्ञेय अपराध से संबंधित है तो उसे हम NCR कहते हैं, और जब असंज्ञेय अपराध का मामला है तो हम FIR कहेंगे, ठीक है, दर्ज होती रिपोर्ट FIR के अंतर्गत। तो हमने ये संज्ञेय बता दिया और ये असंज्ञेय आपको बता दिया। अब आप ये समझिएगा कि जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार करने जा रहे हैं असंज्ञेय अपराध से संबंधित है, ठीक है, हाँ असंज्ञेय अपराध से संबंधित है और वारंट के साथ आप जा रहे हैं गिरफ्तार करने, तो उस व्यक्ति को भी यह राइट होता है कि जो वारंट होता है उसको मांग सकता है, देख सकता है, ठीक है। आगे हम लोग ऐसा ये पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, देखते हैं कितने लोग बता ले जाते हैं इस चीज को। क्वेश्चन ये आपसे है, हमने यहां कहा कि ये असंज्ञेय अपराध है, ध्यान से सुनिएगा। असंज्ञेय अपराध में क्या होता है? बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन हमारा ये है कि पूरे CRPC में ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसमें अपराध तो असंज्ञेय होता है बट वहां बिना वारंट के गिरफ्तारी हो जाती है। क्वेश्चन आप फिर से सुन लीजिए मेरा, अपराध असंज्ञेय है, मामला असंज्ञेय है, बट वहां गिरफ्तारी बिना वारंट की हो जा रही है, जबकि असंज्ञेय में क्या होगा? वारंट के साथ होनी चाहिए, ठीक है, बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, बट उस सेक्शन में वारंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है और मामला असंज्ञेय ही रहता है, तब भी वहां गिरफ्तारी हो जाती है। ऐसा कौन सा सेक्शन है आप मुझे बताइएगा। मैंने यहां लिख दिया था, फिर मैंने मिटा दिया, मैंने सोचा कि थोड़ा सा काम आप लोगों को भी दे दें, ठीक है। तो इसके बारे में मुझे आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 2D, परिवाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है। परिवाद क्या होता है, जिसकी डिफिनीशन कहां दी गई है? 2D में दी गई है, ध्यान दीजिएगा। परिवाद क्या है? परिवाद का मतलब होता है कि परिवाद, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, परिवाद करेंगे किससे? परिवाद आप मजिस्ट्रेट से करते हैं, पुलिस अधिकारी से परिवाद नहीं किया जाता है, ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा। तो परिवाद क्या है? मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से। परिवाद किस आशय से किया जा रहा है? परिवाद इस आशय से किया जाता है कि जो मजिस्ट्रेट है वो उस पर कार्यवाही करेगा, जो परिवाद हम कर रहे हैं, जो कंप्लेंट हम कर रहे हैं उस पर कार्यवाही करेगा, इस दृष्टि से, इस आशय से किया जाता है परिवाद। तो परिवाद क्या है? मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से परिवाद कैसे किया जा सकता है? या तो ओरल रूप से, मौखिक रूप से, या तो रिटन के माध्यम से, लिखित रूप में किया जा सकता है, ठीक है। ये पॉइंट आप समझते रहिए। मजिस्ट्रेट द्वारा होता है, कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, ऐसा परिवाद कैसा हो सकता है? मौखिक रूप में या लिखित रूप में किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, ऐसा कथन, ठीक है, परिवाद जिसके संबंध में आप कर रहे हैं, ऐसा कथन किसी व्यक्ति ने, चाहे वो ज्ञात हो या अज्ञात, ये किसके लिए कहा जा रहा है? जिसने अपराध घटित किया है उसके संबंध में आप परिवाद कर रहे हैं, तो भले वह व्यक्ति जिसके संबंध जो अपराध किया है वह व्यक्ति चाहे ज्ञात हो, चाहे आपको मालूम हो उसके बारे में अथवा न मालूम हो, तो भी आप वहां पे परिवाद कर सकते हैं, बता सकते हैं कि फला व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा किया है। तो ये जरूरी नहीं उसका नाम पता आपको पता हो कि हाँ ये व्यक्ति किया है, यदि पता है तो और अच्छी बात है। तो इसीलिए कहा गया है कि वह व्यक्ति, उसके बारे में चाहे वो ज्ञात हो चाहे वो अज्ञात हो, आपको पता हो अथवा ना पता हो, तो कोई अपराध किया है, ठीक है, ऐसा अपराध किया है। परिवाद क्या है? परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से वह परिवाद लिखित या मौखिक रूप में किया जा सकता है।
किसके संबंध में किया जाएगा? जो परिवाद किया जा रहा है, जो ऐसा कथन है, वह किसी व्यक्ति के संबंध में किया जाएगा कि फला व्यक्ति ने ऐसा कोई अपराध किया है, तो उस व्यक्ति के संबंध में कहा जा रहा है कि भले ही उसको, चाहे उसके बारे में आपको पता हो अथवा ना पता हो, आप कहेंगे कि फला व्यक्ति ने अपराध किया है। ठीक है, आप वहां पे कहेंगे, या तो ओरल रूप से या तो रिटन रूप से आप ऐसा कहते हैं कि फला व्यक्ति ने अपराध किया है। अब देखिए, अपराध किया है यहां लिखा है, तो अपराध के अंदर क्या आएगा? संज्ञेय भी हो सकता है या असंज्ञेय मामला भी हो सकता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि परिवाद जो है ये हमारा संज्ञेय या असंज्ञेय दोनों हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि परिवाद क्या है, संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध के संबंध में भी किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा। वहीं क्या होता है यहां पर, एफआईआर क्या है? एफआईआर में आप संज्ञेय मामला होता है, असंज्ञेय मामले में एफआईआर नहीं होती। असंज्ञेय मामले में क्या होता है? एनसीआर होता है। ध्यान दीजिए, परिवाद क्या है? ये परिवाद क्या है? परिवाद में दो चीजें हैं, ये संज्ञेय भी हो सकता है और असंज्ञेय भी हो सकता है। ठीक है, जबकि यहाँ एफआईआर क्या है? एफआईआर में क्या होता है? ये संज्ञेय मामले में ही एफआईआर की जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। एनसीआर कब की जाएगी? एनसीआर असंज्ञेय मामले में किया जा सकता है। पॉइंट ये सब याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, प्री का क्वेश्चन बनता ही बनता है। ध्यान रखिएगा। परिवाद, ध्यान से सुनिए फिर से एक बार, परिवाद संज्ञेय या असंज्ञेय दोनों प्रकृति के मामलों में किया जा सकता है। एफआईआर केवल और केवल संज्ञेय मामलों में किया जा सकता है। ठीक है, असंज्ञेय मामले में क्या होता है दर्ज? एनसीआर होता है। तो एनसीआर पूछा जाए तो वो असंज्ञेय मामले में किया जा सकता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप पता रखिए। परिवाद हमने बताया इतनी चीजें कि अपराध कैसा संज्ञेय असंज्ञेय किया गया है। किंतु ध्यान रखिए, किंतु यहां कहा जा रहा है कि किंतु इंपॉर्टेंट बात है, परिवाद के अंतर्गत क्या नहीं आता? पुलिस रिपोर्ट नहीं आता है। ध्यान रखिए, पुलिस रिपोर्ट नहीं, पुलिस रिपोर्ट नहीं आता है परिवाद के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इतनी चीजें परिवाद आप कर लीजिए, बट पुलिस रिपोर्ट इसके अंतर्गत नहीं आता, इसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अब परिवाद से संबंधित प्रावधान कहाँ किया गया है? ये चैप्टर का नाम है, अध्याय 15 में परिवाद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो चैप्टर्स के नाम आप जरूर याद रखिएगा। हमने जैसे आपको यहाँ बता दिया है, चैप्टर 33 हमने बताया जमानती अजमानती के विषय में, फिर हमने चैप्टर यहाँ बताया आरोप के विषय में। ठीक है, फिर हमने चैप्टर यहाँ बताया 15 परिवाद के विषय में। ठीक है, 3 चैप्टर हमने यहीं बता दिया आपको, और पहला चैप्टर मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इतनी चीजें आप परिवाद के विषय में जाने। अब इसमें देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एक स्पष्टीकरण दिया गया है। जब भी आप परिवाद लिखेंगे तो परिवाद में स्पष्टीकरण का भी जिक्र करेंगे। मेंस में जब भी आप लिखेंगे तो इसका भी जिक्र करेंगे। ध्यान रखिएगा स्पष्टीकरण का। स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि मान लीजिए, अभी इस पे मत देखिए, आप मेरे तरफ देखिए, मैं जो बता रहा हूं। मान लीजिए कि कोई किसी पुलिस अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि संज्ञेय अपराध से संबंधित कोई सूचना मिलती है, कोई व्यक्ति सूचना दे रहा है पुलिस अधिकारी को, और पुलिस अधिकारी यह मान के चलता है कि भाई जो सूचना दी गई वो संज्ञेय प्रकार की है, संज्ञेय अपराध है, हुआ है, ऐसा घोर प्रकृति का अपराध हुआ है। ठीक है, तो यह मान के वह अन्वेषण करता है, और वह पुलिस अधिकारी अन्वेषण करने के पश्चात तब पता चलता है कि ओह, जो हमने अन्वेषण किया वह संज्ञेय प्रकृति का तो नहीं था। कैसा था? असंज्ञेय प्रकृति का है। तब क्या होगा? तब उस पुलिस द्वारा जो पुलिस रिपोर्ट तैयार की गई है न्यायालय के समक्ष भेजी जाएगी। तो वो रिपोर्ट क्या कहलाएगी? वो परिवाद कहलाएगी। ठीक है, कंप्लेंट कहलाएगी। ठीक है, परिवाद कहलाएगी। और वह पुलिस अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी रिपोर्ट को भेज रहा है, वो क्या कहलाएगा? वो परिवादी कहलाएगा। ठीक है, रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी, पुलिस अधिकारी परिवादी समझा जाएगा। किस कंडीशन में? बता दिया हमने। ठीक, यही स्पष्टीकरण ये कह रहा है। अब देखिए,
अन्वेषण के पश्चात असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है। पहले नहीं प्रकट था, पहले संज्ञेय अपराध प्रगति का मान के वो क्या कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा किया जाता है, पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा था, संज्ञेय अपराध समझ के कर रहा था कि वो संज्ञेय अपराध हुआ है। बट बाद में अन्वेषण के पश्चात उसे पता चलता है कि नहीं, वो अपराध क्या था, वो असंज्ञेय अपराध था। तब क्या होगा, तब वो रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट 173 सब क्लास 2 के अंतर्गत वो रिपोर्ट क्या समझी जाएगी, परिवाद समझी जाएगी। और वह पुलिस अधिकारी क्या समझा जाएगा, परिवादी समझा जाएगा। ठीक है, ये रिपोर्ट परिवाद, ठीक है, रिपोर्ट समझी जाएगी। अधिकारी क्या है, परिवादी समझा जाएगा। ठीक है, यहां तक हमने कवर किया। देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, टाइम दीजिए, टाइम नहीं देंगे तो नहीं काम चलेगा। इतना मैं चिल्ला रहा हूं तो कम से कम आप धैर्य बना के रहिए वहां पर। उतनी वीडियो अगर लगातार आप नहीं देख पाते तो पॉज मारिए, 15 मिनट 10 मिनट। अगर लगता है कि हाँ 10 मिनट तक भी नहीं बैठ पाएंगे तो 5 ही मिनट देखिए, मगर देख क्यों नहीं पाएंगे, बैठने की आदत डालिए। ठीक है, क्योंकि इतना काम मैं कर रहा हूं, इतना वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूं, ये पल भर की बात नहीं है कि बनाया लिखा बस हो गया, नहीं। इतना बनाने में मुझे कई घंटे लग जाते हैं। ठीक है, मैटर कहाँ कहाँ से लेकर आना होता है तब जाके मैं देता हूँ। तो मैं इतना कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी कुछ ऐसा करिए कि हाँ समझ जाइए। बस मेरा उद्देश्य है कि आप समझ लें। आप समझ गए तो मेरी मेहनत जो है वो सार्थक रहेगी। ठीक है, चलिए क्या हुआ, स्पष्टीकरण हमने देखा, कंप्लेंट हमने पढ़ लिया, कैसे कैसे क्या चीजें हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेक्शन 2E क्या कहता है, हाई कोर्ट के विषय में बात करता है। बस इतना जानिए कि सेक्शन 2E हाई कोर्ट के विषय में। आपको पता होगा कि हर स्टेट में एक एक हाई कोर्ट होते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि 2 स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के विषय में सेक्शन 2E प्रावधान करता है, और इसी से संबंधित हाई कोर्ट का प्रावधान और कहाँ किया गया है ये जानते रहिए। आर्टिकल 366 के 14 में किया गया है, ये ध्यान रहे। ठीक है, 366 के 14 में किया गया है, अलग से है, सब क्लॉज 14 में किया गया है हाई कोर्ट का प्रावधान। हर जगह हो सकता है कि अलग अलग हो, बट हाई कोर्ट का प्रावधान है। और सेक्शन 2 के 7 कैपिटल ए में सीपीसी में हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये देख लेंगे, आप मिला लेंगे। बाई चांस मान लीजिए हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको सुधार कर लिया करिए। ठीक है, हो जाती है, मिस्टेक हो जाता है, इंसान ही हूँ। ठीक है, यहाँ तो कंप्यूटर से भी हो जा रही है, गलती हो जाती है कभी कभी। तो ये हुआ हाई कोर्ट के विषय में। आप सीपीसी लेके बैठिए, जैसे हमने ये बता दिया। ठीक, आर्टिकल, तो आप जाइए कॉन्स्टिट्यूशन का पलटिए पेज, इसी बहाने आप जो पेज है वो पलट लेंगे, वहां देखिए क्या ऐसा है। ठीक है, या ऐसा है, नहीं होता है, गड़बड़ है, तो आप मुझे बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ सर ये ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ ऐसे है। हो सकता है सही में हो तो मैं भी उसको करेक्ट कर लूँगा, मगर बताइएगा। ठीक है, कि यहाँ नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे था। ठीक, चलिए, तो सेक्शन 2E हाई कोर्ट के विषय में। नेक्स्ट है सेक्शन 2F, इंडिया, हमारा भारत। ठीक है, भारत का मतलब यहाँ क्या कि सीआरपीसी यहाँ तक लागू होती है। सेक्शन 1 में हमने बताया था कहाँ कहाँ लागू है, कौन कौन से अध्याय किस पे लागू है, ये सेक्शन 1 में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब तो सीआरपीसी हर जगह लागू है, जम्मू कश्मीर सहित लागू है हर जगह। ठीक है, तो ये 2F में क्या है, इंडिया बताया गया है। इंडिया ये 2 जगह और बताया गया है। सेक्शन 18 ऑफ आईपीसी में बताया गया है इंडिया का क्या मतलब क्या है यहां पर। ठीक है, इंडिया बताया गया है। वहीं सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 और कैपिटल बी ऑफ सीपीसी में बताया गया है कि इंडिया का मतलब क्या है। ठीक है, इतनी चीजें यहां बताई गई हैं। आगे चला जाए, बस खत्म होने वाला है, धैर्य बनाए रखिए। सेक्शन 2G लास्ट हम लोग बस यहां तक कवर करेंगे, फिर खत्म करेंगे। 2G क्या है, इंक्वायरी, जांच। जांच क्या होती है, ध्यान रखिएगा। जांच के संबंध में यह कहा गया है कि ऐसी प्रत्येक कार्रवाई
जो विचारण से भिन्न है वो क्या कहलाएगी? जांच कहलाएगी। और ऐसी जांच किसके द्वारा होगी? मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाती है। कभी भी जांच पुलिस अधिकारी के द्वारा नहीं की जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ क्रॉस का निशान लगाया है। यहाँ हमसे गलती नहीं हुई है, मैं गलत से नहीं काटा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। ये जानबूझ के काटा गया है पुलिस को, ठीक है। तो जांच जो है यहाँ पुलिस अधिकारी के द्वारा नहीं की जाएगी, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा होगी? या तो मजिस्ट्रेट के द्वारा या तो न्यायालय के द्वारा जांच की जाती है। उद्देश्य क्या है जांच करने का? उद्देश्य क्या है इंक्वायरी करने का? तो इंक्वायरी का उद्देश्य यह है कि प्रथम स्तर पर ही यह चेक करना होता है कि क्या वाकई में मामला बनता है या नहीं बनता है, ठीक। ये है कि प्रथम प्राइमा फेसी यह न्यायालय देख ले कि वह जो मामला आया है क्या वाकई में मामला बन रहा है अथवा नहीं बन रहा है। तो वहीं यदि बन रहा है तो आगे कार्रवाई की जाएगी, यदि नहीं बन रहा है तो वहीं रोक दी जाए, ठीक है। तो समय फालतू में बर्बाद ना हो, न्यायालय का, कोर्ट का ना हो समय बर्बाद, इसलिए ये सब चीज़ें भी की जाती हैं, ठीक है। तो ये उद्देश्य था, ये जानते रहिए। और जांच जब आपसे पूछा जाए कि जांच क्या है तो ये आप बताएंगे कि जांच क्या होती है। विचारण से भिन्न प्रत्येक कार्रवाई जो है वो जांच होती है। जांच किसके द्वारा की जाएगी? दो लोग, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जा सकती है। अब देखिए, आरोप विवेचन से ठीक पूर्व की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जांच कहलाती है। आरोप जब विरचित किया जा रहा है उससे पहले की प्रक्रिया जो है वो समस्त प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? जांच कहलाती हैं, ठीक है। और जैसे ही आपका आरोप वहाँ आरोप लगाना शुरू किया जाता है कि बताइए ये आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं, अब आप बताइए कि आगे आप विचारण चाहते हैं या उस अपराध को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे अगर एक्सेप्ट किया है तो आगे अब ट्रायल शुरू होता है, विचारण शुरू होता है, वहाँ जांच खत्म हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ें हों, जब हम आगे ट्रायल पढ़ेंगे तो वहाँ हम कायदे से बताएंगे आपको कि कैसे क्या चीज़ें हैं। तो ये हमने सेक्शन अध्याय 1 का सेक्शन 2 डिफिनीशन क्लॉज में सेक्शन 2A से लेकर 2G तक कवर किया है। आगे हम लोग और भी देखेंगे, जांच हो गया, फिर अन्वेषण और अन्य सेक्शंस को देखेंगे और देखते हैं कहाँ तक कवर कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद तो आनी चाहिए बट आपके ऊपर है, यदि यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहें। और इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं वो टेलीग्राम चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वो दिक्कत होती है सब्सक्राइब करने में, नहीं खुलता है वो लिंक, तो भी मैं नाम बता दे रहा हूँ, उस नाम से आप कर लीजिएगा। नाम कहाँ लिख दूँ? हाँ, ये देखिए, शिवेंद्र SHIVENDRA शिवेंद्र लॉ एकेडमी ACADEMY, ठीक है। ये किस चीज़ का है? ये टेलीग्राम का है, ओके। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और नए लोग जो हैं वो चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।